हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं कि आप लोग घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज हम जो क्लास जब चल रहा था तो उस टाइम हम लोग मेजर क्रॉप को समझने वाले थे, जो उस टाइम नहीं हो पाया, लॉकडाउन हो गया। तो आज इसी टॉपिक को लेकर के आज यूट्यूब के माध्यम से आपके बीच आए हैं। तो हम लोग समझते हैं मेजर क्रॉप यानी प्रमुख फसलें। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं कि ये 3 प्रकार के फसल होते हैं। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल। तो यही 3 प्रकार के जो प्रमुख फसल होते हैं, इन प्रमुख फसलों को हम लोग समझेंगे और जो जिस फसल के अंतर्गत जो जो चीज आता है उसको हम लोग कंटिन्यू बारी बारी से समझेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं खरीफ फसल के बारे में। हम लोग समझ लेते हैं, तो समझते हैं कि खरीफ फसल है क्या। तो खरीफ फसल उसे कहा जाता है जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। वैसे फसल को हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। कोई दिक्कत? अब दूसरा होता है रबी फसल, यानी रबी फसल ठीक इसके अपोजिट होता है। यानी ये अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है, इसकी बुआई की जाती है और अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और अप्रैल मई में काट ली जाती है, यानी मई जून में काट ली जाती है। तो इस प्रकार की फसल को हम लोग क्या बोलते हैं? रबी फसल बोलते हैं। एक होता है जायद फसल, यानी ये ऐसा फसल होता है जो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में बोई जाती है, यानी मार्च अप्रैल के अप्रोक्स में बोई जाती है। इस प्रकार के फसल को हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं और उस फसल को बारी बारी से हम लोग समझेंगे, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं कि कौन कौन से फसल आते हैं। तो सबसे पहला फसल आता है जिसका नाम है धान। दूसरा फसल होता है मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट इत्यादि। बहुत सारे फसल होते हैं जो इसके अंतर्गत यानी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। यानी देखिए, धान होता है, मकई, ज्वार, बाजरा और कपास, जूट। यानी देखिए, कपास और जूट जो होता है ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कपास और जूट जो होता है औद्योगिक फसल होता है, रेशेदार फसल होता है, और ये जो फसल होते हैं ये नकदी फसल होता है। यानी उसी वक्त हम लोग इसकी विक्रय किए और उसी वक्त हम लोग को पूंजी मिल जाता है। यानी इसको क्या कहा जाता है? इसको औद्योगिक फसल के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं रेशेदार फसल है, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये फसल जो होता है नकदी फसल के रूप में होता है। समझ में आया ना? तो हम लोग समझ लेते हैं, अब समझते हैं कि किस राज्य में, कौन कौन से राज्य में धान की सर्वाधिक खेती होती है। समझ में आया ना? अब देखते हैं, यानी असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कोंकणीय तटीय प्रदेश में क्या होता है? इसकी फसल अत्यधिक बोई जाती है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। समझे? भारत में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। वहाँ की सर्वाधिक वर्षा होती है तो वहाँ पर धान की प्रमुख तीन फसलें होते हैं जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं। यानी पहला का नाम है औस, दूसरा का नाम है अमन और तीसरा का नाम है बोरो। यही 3 नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं, ये जो फसल होती है यानी खरीफ फसल, यानी इसके अंतर्गत जो धान होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, यानी ये खरीफ फसल जो होती है, तो खरीफ फसल जो होता है वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खरीफ फसल जो होता है किस ऋतु में बोई जाती है। तो ये किस ऋतु में बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कोई दिक्कत?
अब समझते हैं कि ये जो फसल होती है एक बहुत प्रमुख फसल में से एक होती है, यानी कौन? राइस। यानी अब हम लोग समझ लेते हैं कि आगे चल के आज हम लोग केवल पढ़ेंगे चावल के बारे में, समझे? थोड़ा सा ये भी रबी फसल के बारे में भी जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या होता है, और जायद फसल के बारे में अगला नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, रबी फसल आप लोग समझ गए कि रबी फसल ठीक इसके अपोजिट होता है, यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अप्रैल मई जून में काट ली जाती है। तो यानी इसके अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, चना इत्यादि। बारी बारी का ऑप्शन करके पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है या निम्न में से कौन रबी फसल है। तो 3 ऑप्शन ऐसा दिया जाता है जो उसके अंतर्गत नहीं होता है, और उसमें एक ऐसा ऑप्शन दिया जाता है जो उसके अंतर्गत होता है। तो हम आशा करेंगे कि आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं, जौ, चना इत्यादि। अब इसके भी प्रमुख राज्य होता है जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इत्यादि, समझे? यानी पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक गेहूं की खेती होती है। अब देखिए, सर्वाधिक उत्पादन के लिए हरित क्रांति की आवश्यकता होती है, यानी गेहूं की अत्यधिक उत्पादन, अत्यधिक प्रोडक्शन के लिए हरित क्रांति जैसे एक आंदोलन की शुरुआत हुआ, जो हमारे भारत में MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में किया गया है। किनके नेतृत्व में? MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में कब किया गया? 1970 ईस्वी में किया गया। अब यही विश्व लेवल पर कहा जाए, विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर हम लोग समझते हैं नॉर्मल बोरलॉग है। उनका क्या नाम है? नॉर्मल बोरलॉग होते हैं। यानी नॉर्मल बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति को बढ़ाने की चेष्टा किए, जबकि हम लोग समझ लेते हैं भारत में MS स्वामीनाथन ने 1970 ईस्वी में क्या किए थे? इसका अत्यधिक बढ़ाने की चेष्टा किए थे। यानी हरित क्रांति का संबंध जो होता है, हरित क्रांति का संबंध होता है हरियाली से, होता है गेहूं से, होता है, समझे? अब देखते हैं कि इसके लिए नई यानी रबी फसल की बुआई के लिए नई तकनीक की आवश्यकताएं होती है। जैसे नए तकनीक के द्वारा प्रति हेक्टेयर अत्यधिक बीज की आवश्यकता होती है, यानी अच्छे बीजों की आवश्यकताएं होती है। यानी रबी फसल की बुआई के लिए तकनीक के द्वारा क्या किया गया? इसकी अत्यधिक बुआई के लिए किया गया। यानी दूसरा, सिंचाई की अत्यधिक साधन की होना जरूरी है। माने किसी प्रकार की हम लोग फसल की बुआई कर रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर हम लोग को फसल की सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा आसानी से हम लोग फसल नहीं बो पाएंगे, वो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी अत्यधिक मात्रा में हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, तो क्या होता है? हमारे पर्यावरण को नुकसानदेह होता है। तो इसलिए उसके स्थान पर कंपोस्ट बना करके हम लोग को क्या करना चाहिए? फसल की बुआई करना चाहिए, ताकि पर्यावरण पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न भी न हो, और उससे मृदा प्रदूषण की समस्या से भी हम लोग बच सके, समझे ना? यानी मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो एक ऐसा दिन आएगा जो भूमि की फर्टिलाइजर पावर जो होता है, उर्वरक शक्ति, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जब उर्वरक शक्ति खत्म हो जाते हैं तो क्या होता है? यानी भूमि जो होती है बंजर हो जाती है, समझ में ना? यानी ये 3 प्रकार की भूमि होती है, एक बंजर भूमि, एक शुद्ध बोई गई भूमि, और तीसरा एक होता है जो क्या होता है? कुछ फसल की बुआई होता है, कुछ उस पर नहीं होता है, यानी अच्छा फसल उस पर नहीं हो पाता है। अब देखिए, ये जो फसल होती है, रबी फसल जो होती है, ये फसल किस ऋतु में बोई जाती है?
शीत ऋतु में बोई जाती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से फसल किस ऋतु में बोई जाती है। तो ये जो फसल होती है शीत ऋतु में बोई जाती है, समझे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये जो होता है जायद फसल, जायद फसल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और इस पर आधारित जो भी चीज है, समझे, इस पर आधारित जो भी चीज होता है, जैसे जायद फसल के अंतर्गत आता है ककड़ी, खीरा, तरबूज इत्यादि। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, बारी बारी करके समझेंगे, समझे। तो आगे हम लोग समझ लेते हैं कि आगे समझते हैं कि विश्व का 22% चावल क्षेत्र जो होता है भारत में पाए जाते हैं। यानी पूरे विश्व का कितना प्रतिशत, 22% भाग जो होता है क्या होता है, हमारे भारत में पाए जाते हैं चावल की खेती के लिए, समझे। अब आगे हम लोग समझते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर आपसे कहा जाए, बहुत प्रमुख ये क्वेश्चन बनता है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से आप क्या करेंगे, भौगोलिक दृष्टिकोण से राइस की कैसे उत्पादित करेंगे, समझे। तो बहुत ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अदर एग्जामों में भी पूछ लिया जाता है, और इसलिए हम आशा करेंगे कि आप लोग आसानी से समझिए, समझे। तो देखिए हम लोग निम्न बातों पर ध्यान देंगे। पहला होता है तापमान पर ध्यान देंगे, निश्चित तापमान होना चाहिए। फिर उसके बाद में वर्षा पर ध्यान देंगे, फिर उसके बाद में मिट्टी पर ध्यान देंगे, उसके बाद में श्रम पर ध्यान देंगे। यदि इन फैक्टों पर ध्यान देंगे तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आसानी से हम लोग कृषि कार्य कर सकते हैं, कृषि कार्य करके नए नए फसल का उत्पादन कर सकते हैं। अचानक आपके पापा बोल दिए कि जाओ खेत में काम करो, तो खेत में काम करो, आप जाएंगे खेत में काम करने के लिए, आपको तो कुछ पता है ही नहीं कि भौगोलिक दृष्टि से हम लोग कैसे कृषि कार्य करेंगे, तो आप लोग को पता नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि उसका निश्चित तापमान देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि कितनी वर्षा की जरूरत होती है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी किस मिट्टी में कौन सी फसल ऐसी बो दी जाए जो आसानी से अत्यधिक प्रोडक्शन हो सके, समझ में आना, क्या हो सके, अत्यधिक प्रोडक्शन हो सके। फिर उसके बाद में श्रम यानी मेहनत की होना जरूरी है। आप अधिक मेहनत नहीं करते हैं लेकिन सारा चीज उपलब्ध है, मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से फसल नहीं बो पाएंगे, समझ में आना। इसलिए सबसे अत्यधिक आपका मेहनत की होना जरूरी है, श्रम का होना जरूरी है। आप किसी भी सेक्टर की बात की जाए, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं चाहे जो भी काम कर रहे हैं, आप श्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आपका कोई निश्चित प्रोडक्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग बारी बारी करके समझते हैं, यानी निश्चित तापमान का होना जरूरी है। यानी ये जो फसल होता है, चावल जो होता है, यह उष्णकटिबंधीय फसल होता है। कौन सी फसल होता है, उष्णकटिबंधीय फसल होता है। इस फसल के लिए अत्यधिक तापमान की आवश्यकता होती है, समझे। यानी ये फसल जो होता है उष्णकटिबंधीय फसल होता है, इस फसल की बुआई के लिए अत्यधिक तापमान की होना जरूरी है। यदि तापमान अत्यधिक न हो तो हम लोग इस प्रकार की फसल की बुआई नहीं कर सकते, यानी अर्थात कह सकते हैं कि खरीफ फसल की बुआई के लिए अत्यधिक क्या होना चाहिए, तापमान होना चाहिए, समझे। अब हम लोग समझते हैं वर्षा, यानी इस फसल के लिए कम से कम 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की क्या होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है। अब जरा समझ लेते हैं थोड़ा सा कि तापमान जो होता है, यानी जब हम लोग बुआई करते हैं, समझ में ना, जब हम लोग फसल की बुआई करते हैं तो उस टाइम क्या होना चाहिए, उस टाइम कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है जब हम लोग क्या करते हैं, बुआई करते हैं, समझे। यानी सॉरी, जब क्या बोलते हैं, इसके लिए कम से कम 24 डिग्री सेंटीग्रेड
तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग जब बुआई करते समय हम लोग को 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और बढ़ने के बाद में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, समझे। और जब हम लोग उस फसल की कटाई करते हैं, यानी खरीफ फसल की कटाई करते हैं, तो खरीफ फसल की कटाई के लिए उस टाइम कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की होना जरूरी है, तो ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं कि मिट्टी, यानी खरीफ फसल की बुआई के लिए, यानी धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, समझे। समझ में आया ना? यानी इसकी खेती के लिए कितनी तापमान की आवश्यकताएं होती है, तो इसकी तापमान मिट्टी खरीफ फसल की बुआई के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकताएं होती है। तो जरा हम लोग समझ लेते हैं कि मिट्टी जो होती है, आगे हम लोग जब आगे क्लास में जानेंगे, अगला टॉपिक में जानेंगे कि मिट्टी जो होती है, मिट्टी के बारे में जब पढ़ेंगे, मृदा के बारे में, तो ऐसे मृदा आपके क्लास में ऐसे मृदा 3 होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 6 मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए उस दिन के लिए छोड़ देते हैं, अभी हम लोग समझते हैं। तो मिट्टी के लिए, यानी इसके लिए उपजाऊ, यानी खरीफ फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें से जलोढ़ मृदा का विस्तार होना चाहिए। यानी जलोढ़ मृदा का विस्तार, यानी इस फसल की बुआई के लिए यानी निश्चित जलोढ़ मृदा का विस्तार होना चाहिए, समझे। यानी कौन कौन से, देखिए राज्य में, यानी असम राज्य में जलोढ़ मृदा है, पश्चिम बंगाल में जलोढ़ मृदा है, उड़ीसा में जलोढ़ मृदा है, महाराष्ट्र में जलोढ़ मृदा है। यानी इन राज्यों में जलोढ़ मृदा है, तभी जाकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, तभी जाकर के हम लोग खरीफ फसल की बुआई कर पा रहे हैं, समझे। तो यानी इसकी आवश्यकताएं होती है। फिर उसके बाद में दोमट मिट्टी का भी होना जरूरी है, समझे, और एक निश्चित श्रम का भी होना जरूरी है। आप कितना भी आपके पास सारा चीज नॉलेज है, पैसा है, बहुत सारा चीज है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्शन अत्यधिक नहीं हो पाएगा, समझे ना। तो हम लोग प्रोडक्शन को समझे थे। प्रोडक्शन जो होता है 5 प्रकार के होते हैं, जो अगला क्लास में समझे थे, पिछले क्लास में समझे थे। ऐसे पहला होता है भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है संगठन, और पांचवा होता है पांचवा क्या बोलते हैं, पांचवा को हम लोग सम्मिलित रूप से कह सकते हैं कि संगठन और इंटरप्राइज, यानी उद्यम या साहस। यानी 5 प्रकार प्रोडक्शन के उत्पादन के लिए 5 प्रकार की आवश्यकताएं होती है। यानी प्रोडक्शन उसे कहा जाता है जो अत्यधिक उपयोगिताओं का सृजन करना। यानी हम लोग किसी कार्य को, यानी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो अपने उपयोगिताओं का क्या कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। यानी सृजन का अर्थ होता है बढ़ावा, यानी पिछले साल जो फसल की बुआई किए थे इतना था, इस बार जो बुआई किए हैं अधिक होना चाहिए, तब लोग कहेंगे कि अत्यधिक प्रोडक्शन में वृद्धि हुई। तो यही फैक्ट होता है। अब इसकी ग्राफ जान लेते हैं कि इसके ग्राफ क्या होना चाहिए। यानी देखिए 1951 ईस्वी में, यानी देखिए जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद में लगातार देखा गया, उसके बाद में लगातार समझा गया, जाना गया कि अत्यधिक क्या हो रहा है, अत्यधिक कृषि कार्य में, यानी 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। कितने प्रकार के सेक्टर होते हैं, 3 प्रकार के। पहला प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर, 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। यानी कई बार अलग अलग एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। यानी प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है कृषि कार्य, द्वितीयक सेक्टर के अंतर्गत आता है औद्योगिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। यानी 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं जो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है कृषि कार्य। तो कृषि कार्य के अंतर्गत हमारे प्रमुख फसल आते हैं, जो हम लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत?
तो यही घटना होता है। यानी 1951 जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उस वक्त इसका रेशियो जो था बहुत काफ़ी दयनीय था, समझ में ना। फिर उस 1970 ईस्वी में MS स्वामीनाथन जी ने क्या किया, इस प्रोडक्शन को वृद्धि के लिए एक आंदोलन चलाया जिसको हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन 1951 ईस्वी में देखा गया इसको वृद्धि के लिए देखा गया, देखिए इतना वृद्धि हुआ। फिर 1961 ईस्वी में इतना, 1971 इतना वृद्धि, यानी रेशियो जो है अत्यधिक बढ़ता जा रहा है। यानी इसी के लिए योजना भी बनाए गए, यानी उसको बोला जाता है प्रथम पंचवर्षीय योजना, समझ में ना। यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत क्या हुआ, यानी कृषि से संबंधित इस प्रकार की योजनाएं बनाए गए ताकि अपने देश की अर्थव्यवस्था जो है अत्यधिक वृद्धि हो सके। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। और कल हम लोग रबी फसल के बारे में तो समझेंगे ही, जायद फसल के बारे में तो समझेंगे ही, और इससे अंतर्गत यानी जैसे आज धान को हम लोग समझे तो अगला दिन मकई, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट इत्यादि के बारे में हम लोग समझेंगे। बारी बारी करके अन्य फसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।